प्राइम मिनिस्टर, आप स्पीच शुरू कर दीजिए प्लीज। इस ऐवान में जो मुकर्ररा करारदाद है कि पालतू जानवरों की मलकियत पर पाबंदी होनी चाहिए, मैं उसकी पूरी मवाफ़क़त में कुछ दलाइल पेश करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कुछ नुकात को सामने रखें, कुछ नुकात को पेश नज़र रखते हुए हम कुछ दलाइल पे नज़र डालें, तो ये एक मसला है कि एक जानवर को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। आपका एक जानवर को पालना एक बहुत वक्त मांगता है, जो कि आज की मशीनों पर इन्हिसार करने वाली दुनिया पर, आजकल की दुनिया में वक्त की वैसे भी बहुत शिद्दत से कमी है। जहां पर लोगों को अपने रिश्ते निभाने का टाइम नहीं है, वहां पे लोग जानवरों को टाइम क्या देंगे। जहाँ पे उनको वक्त मांगता है, वहां पे उनके लिए उनके कॉस्ट पर फूड की भी काफी रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर इंसानों के अपने खाने के लिए पैसे नहीं होते, वहां पर वो लोग अपने जानवरों को कहाँ से पालेंगे। यहाँ पे एक मैं दलाइल पेश करना चाहूंगी कि लोग कुछ जानवरों पर बहुत टॉर्चर और उनको बहुत अपने मजे के लिए उनको टॉर्चर करते हैं। जैसे पिछले साल एक केस आया, एक बच्चे ने एक बिल्ली को ज्यादती का निशाना बनाया गया, और ये एक बहुत अफसोसनाक खबर थी सबके लिए। और ऐसे ही इसी तरह पालतू जानवर जब लोग पालते हैं तो वो जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते, और चाहे वो समझ पा रहे हो, लेकिन उनके घर वाले या उनके बच्चे जो उनके रहने वाले हैं वो नहीं समझ पाते, और वो उनको अपने मजे के लिए या अपने उसके लिए उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं, उन पर टॉर्चर करते हैं। एक टीवी का प्रोग्राम को एक टारगेट किया गया, जिसमें जानवरों को एक खेल का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उनको डराया गया, जो कि एक बहुत जानवरों के साथ ज्यादती है। चाहे जिनसी ना हो, लेकिन उनके भी एहसास होते हैं जिनके साथ ज्यादती की जा रही है। उसके अलावा जानवरों के साथ जो जिम्मेदारी आती है, अगर जानवर किसी मसले में पड़ जाएं तो वो आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो आपको वो जिम्मेदारी समझते हुए पालना चाहिए। तो अगर ये जानवरों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये काफी हद तक मेरे हिसाब से इसको सपोर्ट करना चाहिए कि ये जानवरों पर लगानी चाहिए जिम्मेदारी। इसके अलावा जो है, जानवरों को पालना एक खतरनाक भी साबित हो सकता है। इससे बीमारियां फैल सकती हैं आपके बच्चों में, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। उसके अलावा जो है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन पर आप कभी भी उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। आप उनको ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो क्या कर लेंगे, आप उनको कभी भी नहीं देख सकते कि वो क्या कर सकते हैं, आप उनकी सोच नहीं पढ़ सकते। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली जानवरों के पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं हो सकती, तो वो चाहे आपसे जितने भी वफादार हो जाए, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है, अगर आपके जानवर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस पर भी आपकी जिम्मेदारी आयद होती है। उसके अलावा अगर आप तो अगर इस पे पाबंदी लगाया जाए उनको रखने पर, तो ये मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, और जानवर अपने माहौल में अपनी तरह रहे, तो वो ज्यादा उन पर अगर वो अपने माहौल में अब रहने के आदी होते हैं, तो उनके माहौल से निकाल कर एक पूरे अलग माहौल में लाना, उनके रहने वालों के साथ उनके भी घर वाले होते हैं, तो उनसे अलग करना वो एक सही बात नहीं है। अगर आप अपने ऊपर रख के सोचें, तो ये बात फिर सबको समझ आने लग जाएगी। और कुछ लोग जानवरों को अपने साथ कोई ज्यादती हो जाए तो वो जानवरों पर वो जुल्म करते हैं जानवरों पर। हमारे पिछले सालों में हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं जहां पे लोगों को पकड़ा गया जो कि जानवरों पर जुल्म करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, अपना गुस्सा, अपना जहनी टॉर्चर जो उनके अंदर जहनी भरा होता है, वो अपना जानवरों पर निकालते हैं। उसके अलावा जो है, जानवर अगर उनकी कोई चीज खराब कर दे या कुछ कर दे, क्योंकि जानवर तो जानवर है, उसके पास सोचने समझने की सलाहियत से तो वो कासिर है, तो अगर वो उनकी खराब कर दे तो वो उसका गुस्सा भी उन पर ही निकालते हैं।
तो ये बात अगर जानवरों पर पाबंदी लगाई जाए तो लोगों को समझनी चाहिए कि ये किसी बिना पर लगाई जा रही है, तो वो उनको कभी भी उस पे एतराज करने का उनको एतराज नहीं करना चाहिए। आपको इसके अलावा अगर आप जानवर लाते हैं तो आपको जानवरों को वक्त भी देना पड़ता है, जिसके अलावा वक्त भी देना पड़ता है, जैसे उनके साथ खेलना पड़ता है, उनको उसी तरह का माहौल नहीं दे सकते जो माहौल वो छोड़ के आए थे। उसके अलावा जो है, आप ये बात तो सही है, अगर मेरे मुखालिफ आकर मुझे ये बोले कि जानवर अगर आप ला रहे हैं तो आपको जानवरों को आप बचा लेते हैं, कुछ और जानवरों से आप उनको बचा लेते हैं जो कि उनकी गिरफ्त में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर जानवर अपने माहौल में भी रहते हैं तो वो आदी होते हैं इस सब चीजों के, और वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं उस सब से बचने का। और उसके अलावा जो है, कुछ लोगों के जो है हर कोई जिम्मेदार नहीं होता, और कुछ लोगों पर फोर्सफुली, कुछ लोगों पर जबरदस्ती ये जिम्मेदारी आयद की जाती है जानवरों को पालने की। जैसे कोई बच्चा जिद करे तो उसके माँ बाप उसकी जिद की आड़ में आकर जानवर खरीद जाते हैं और वो 2 दिन बाद मर भी जाते हैं। जैसे हमारे उसमें काफी ममालिक में चूजे पालना काफी आम सी बात है, तो लोग चूजे पालते हैं ताकि और वो 2 दिन बाद मर जाते हैं। चूजे बेचने के लिए लोग जो है उस पर रंग करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादती वाली बात है जानवरों के साथ। उनके पर ऐसा जुल्म करने का किसी को हक नहीं बनता। तो जो है, क्या कहते हैं, मैं इसी के साथ अपनी तकरीर को इधर इख्तिताम पे रखना चाहूंगी कि कुछ नुकात मैं फिर से जाहिर कर दूं, फिर से मेंशन कर दूं कि एक तो जानवर टाइम मांगता है, वक्त मांगता है आपका। आप हमेशा आप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आप पर कभी कभी जबरदस्ती जिम्मेदारी डाली जा सकती है। जैसे आपके बच्चे जिद कर सकते हैं, आपके बच्चे कभी कभी जो कि जिन पर आपके बच्चे कभी कभी उनको ज्यादती का निशाना बना सकते हैं। जैसे पिछले सालों में कुछ केसेस आए, आप उसको किसी भी दलाल के साथ आप उनको रद्द नहीं कर सकते, और ना कोई आप दलाइल दे सकते हैं, उनके हक में कोई दलाइल नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे केसेस आप कभी भी उनको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये सही है, क्योंकि ये गलत है तो गलत है। तो मैं इसी के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगी। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं प्रधानमंत्री को शुक्रिया करता हूँ उनकी स्पीच के लिए। अब मैं ऑपोजिशन के स्पीकर को निमंत्रण देता हूँ ना केस प्रेजेंट करें वो। क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आप तैयार हैं अब? जी, मैं तैयार हूँ। मुझे बस 1 सेकंड स्टॉप वॉच अपनी
करने दिएगा। जी मुंसिफ की इजाजत से। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो सबसे पहले जो पहली मुकर्ररा आई हैं, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस आई हैं, उन्होंने एक जो गलती की, जो इन्होंने एक बहुत बड़ी एक खामी छोड़ी है पूरी डिबेट में, वो ये कि वो ये भूल गई बात करते हुए कि हम लोग स्ट्रिक्टली पालतू जानवरों की मलकियत की बात करें। पालतू जानवरों की क्योंकि उन्होंने सीधे से डेफिनेशन नहीं दी, हम आपको थोड़ा सा एक बताते चलें कि पालतू जानवर वो होते हैं जो एसेंशियली उनकी नेचर ऐसे होती है कि उनको 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 इंसानी ज्यादा इंसानी गौर फिक्र और इंसानी फोकस की जरूरत होती है ताकि उनकी बेहतर नशोनुमा और बेहतर मतलब बेहतर देखभाल की जा सके। ये लाजमी तौर पर ये पालतू जानवरों में ज्यादातर अक्सरियत में वो तादाद में वो लोग वो जानवर आते हैं जिनको जरूरत होती है एक खास तौर पर देखभाल की, और उनको एक फोकस्ड अटेंशन चाहिए। एक सेकंड, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? सॉरी। बाकियों को भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज। नहीं अब्दुल्ला आ आपकी रही आवाज आवाज। नहीं आ रही। हाँ जी। नहीं इलियास, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम म्यूटेड हो फिलहाल। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट के आ रही है। जी, कनेक्शन इश्यू लग रहा है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड रुकिए। अब कुछ बेहतर आ रही है आपको आवाज? हाँ जी, जी, अब अब बेहतर आवाज है। आ रही है। अब आ रही है। क्या मुझे मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ? बीच में हाँ कट जी, गया हाँ जी, था, शुरू मुझे से पता ही है आप आप शुरू कह से रहे हैं। शुरुआत कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं दोबारा शुरू करने लगा हूँ इन 3, 2, 1। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर आई हैं उन्होंने एक गलती की कि वो ये भूल गई हैं सारे अपने मैच के दौरान कि हम लोग स्ट्रिक्टली पालतू जानवरों की बात करें। हाँ, जब हम पालतू जानवरों की बात करते हैं, हम अक्सरियत तादाद में उन जानवरों की बात करते हैं जिनकी नेचर ये कॉल करती है कि उनको एक इंसानी फोकस गौर फिक्र और उनको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है ताकि उनकी बेहतर नशोनुमा और मतलब बेहतर अपब्रिंगिंग की जा सके। उनको जरूरत होती है कि उनको कुछ हद तक उनकी खुराक और उनकी दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए एक उनको ज्यादा इंसान उन पर ध्यान दे और उसकी वजह से उनकी नशोनुमा बेहतर होगी। ये बात हमें जहन में रखनी है तो जब हम बात करें कि पालतू जानवरों की मलकियत की पर पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, जो हम बतौर हिज़्ब मुखालिफत कहते हैं कि नहीं लगानी चाहिए। पहला पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा लाती हैं, वो मोहतरमा लाती हैं कि जानवरों को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों के पास वक्त की किल्लत है, लोगों के पास वो पैसे की किल्लत है, लोग उनके खुराक का खर्चा नहीं उठा सकते। मेरा उनसे बड़ा सिंपल सा सवाल है कि बच्चों को पालना भी बच्चों को पालना भी एक ऐसा अमल है जिसके लिए वक्त दरकार होता है। उनको भी खर्चा उनको बच्चों को पालने के लिए खुराक चाहिए होती है, खर्चा चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि लोगों के पास वक्त की किल्लत है, लोगों के पास पैसे की किल्लत है, तो हम बच्चे पैदा करना मना करते हैं, उस पर पाबंदी लगा दें? नहीं, हरगिज ये किसी भी एक मसले का हल नहीं होता। अगर आप स्टेटस को में एक मसला कह भी रहे हैं कि एक मसला है कि जानवरों की तरबियत पर जानवरों के मालिक उनकी नशोनुमा पर इतना गौर नहीं करते, उसका तरीका ये नहीं है कि आप उसकी मलकियत को पाबंदी लगा दो। आप उसको इस तरह के रूल्स बना दे जाएं कि जो लोग मालिक हों किसी जानवरों के और वो उनके साथ ज्यादती करें या उनकी केयर ना करें या उनकी इग्नोरेंस की वजह से किसी जानवर की मौत हो या कोई जानवर बीमार पड़ जाए, तो उनको हम लीगली पीनलाइज कर सकते हैं, जो कि हमें किया जाना जो कि बहुत से दीगर ममालिक में रूल्स हैं जो कि किए जा सकते हैं। और जो एनिमल राइट्स मूवमेंट जो कि दुनियावी तौर पर कर रही है, हम लोग भी ऐसे रूल्स और ऐसे असूलों को कराना चाह रहे हैं।
दूसरा वो कहते हैं कि जानवरों को हम जानवरों का कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जानवर जो है एक बंदा जो जानवर की मलकियत हासिल कर रहा है, पहली बात तो ये कि जानवर की मलकियत जो हासिल करता है वो मलकियत उस इंसान को दी जाती है जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एज ऑफ मेच्योरिटी पे होता है, जिसको समझ बूझ होती है उस जानवर को पालने की। जब भी आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप एक ऐसे इंसान को जानवर की मलकियत दी जाती है जिससे पता होता है कि वो जानवर क्या कर सकता है, और ऑब्वियसली उसको सारी इस तरह की बातों का इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम लोग कि ये जानवर इसकी देखभाल के लिए ये चीज जरूरत है, और अगर आपने अपने ख्याल अपनी तरबियत आप इस बतौर इस चीज पे लिए जा सकते हैं। और जो जानवर जो कदरे पालतू जानवर होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा, जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि हम बिल्लियां बात कर रहे थे, उन्होंने चूजों की बात की, मुर्गियां बात की, ऐसे जानवर हैं, बतखें हो गए, परिंदे हो गए, ये ज्यादातर पालतू जानवर वो होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे जिद करते हैं और उनकी जिद की वजह से जो उनके वालिदैन होते हैं वो जानवर पालने का डिसीजन कर लेते हैं, हालांकि उनको नहीं करना पड़ता है। तो ये सुपर इम्पोज की जा रही है उन पे बात। ये बात बतौर खुद एक बहुत नाइव बात है, क्योंकि अगर बच्चा एक इंसान जो कि एक औलाद साहिब औलाद है, जो बाप है या एक वालिदा है, तो वो उनमें इतनी अकल होती है कि वो अगर जानवर बच्चों की जिद मान रहे हैं तो वो खुद उस जानवरों को पालने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये सब हम करें। उसके बाद तो कहते हैं कि जानवरों को हम लोग बेचने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं कि जानवरों को रंग करते हैं। ये उनके बकौल प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी ज्यादती है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादती नहीं है, क्योंकि किसी भी एक चूजे को रंग करना, ना ही उसको हल्की सी भी दर्द होती है उस प्रोसेस में, ना ही उसके लिए उसकी कोई भी एनिमल राइट्स खराब होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो एक बतौर एक बहुत बड़ी बात मसला नहीं है। ये सारी बातों को मैं टिकेटर करके मैं अपने पॉजिटिव केस पे आता है। हमारा असूल यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो जानवरों को किसी भी सूरत में हेल्प कर रही है, किसी भी मदद कर रही है, तो हमें लगता है कि वो बात करनी चाहिए। उस पर सीधे सीधे कुछ छोटे मसाइल की वजह से पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आज हिज़्ब मुवाफ़क़त कर रही है और वो ये करने में गलत है। दूसरा, अब हम मैं आपको दो इसके पहलू हैं। एक तो जानवर हमारे मेजर स्टेक होल्डर हैं, इसमें हमने जानवरों की बेहतरी और को ऑब्वियसली कैटर करना है। दूसरा, हमारे कुछ हद तक इसमें इंसान भी कैटर हैं, जो इंसान बतौर मालिक जानवरों की कैटर करते हैं, उनकी भी कुछ उनका भी एक पहलू होता है जो मेरा प्राइमरली सेकंड स्पीकर जो है वो आके आपको बताएगा। मैं जानवरों के लिहाज से आपको बात करता हूँ। सबसे पहले तो एक स्टेटस को में बात याद रखें कि जो हम इस वक्त जानवरों, हम एक ऐसी दुनिया के दौर में जा रहे हैं जहाँ हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हद तक खराब हो चुका है, जहाँ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसकी बिना पर हमें दिन ब दिन जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारे जंगलात गिरते जा रहे हैं, हमारी बहुत से ऐसे पोल्यूशन बढ़ रही है, बहुत से ऐसे दीगर एस्पेक्ट्स हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर के जो जानवरों के लिए बायसे सेहत मुज़र होते हैं। हम लोगों को ये बात कैटर करनी चाहिए कि बहुत से जानवर हैं जिनका जिंदा रहना, जिनका जीना रहना महाल हो चुका है आजकल के दौर में। ऐसे में बहुत से जानवर होते हैं जिनके लिए बेहतर होता है, जिनके लिए बेहतर नशोनुमा का एक जरिया बनता है अगर अगर उनको पालतू जानवर के तौर पर पालतू जानवर के तौर पर कोई उनकी मलकियत ले ले और वो जिम्मेदारी उठा ले, जो कि बकौल हिज़्ब मुवाफ़क़त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो कोई बंदा उठा रहा है जिम्मेदारी, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को जानते हुए, अपने पैशन को, अपने कंपैशन को नजर रखते हुए वो जान रहा है। तो हमें लगता है कि जानवर के लिए एक बेहतर है कि एक जानवर जो कि एक ऐसे माहौल में रह रहा है जो कि ना ही उसके लिए साजगार है, जो ना ही उसके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे उसकी सेहत याबी के लिए है, जहाँ उसके खुराक के मसले हैं, जहाँ उसका बहुत से चांसेस हैं कि उसको कोई और जानवर खा सकते हैं। तो अगर कोई जानवर की मिल्कियत ली जा रही है तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही बात है। दूसरी सतह पर यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि जानवर भी ऐसे एक इंसान, उनके अगर और जिस तरह हिज़्ब मुवाफ़क़त उनके जज्बात हैं भी नहीं, लेकिन उनमें एक ह्यूमन एक शख्स एक क्रीचर होने की टेंडेंसीज होती हैं, नेचर की एक बात होती है कि हम लोग, ये बहुत एक वेल वर्स्ड बात है, बहुत ज्यादा हमने देखी है इस बात को कि जानवर जब भी कोई एक इंसान के अपने मालिक, जानवर की भी अपने मालिक से एक खास एक रब्त बनती है, एक ताल्लुक बनता है, कि एक एहसास का जरिया होता है कि वो उससे भी वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। हमने देखा है कि एक मालिक अगर एक जानवर को बहुत ज्यादा अच्छे से पाले तो उनकी सेहत याबी होती है, उनकी बेहतर ज़हनी नशोनुमा होती है। और हमने बहुत दफा देखा है कि एक जानवर को अपने मालिक से अलहदा कर दिया जाए तो उसकी ज़हनी नशोनुमा और उसकी सेहतयाबी पे बहुत ज़्यादा गहरा मनफी असर पड़ता है, जो हमें नज़र आता है कि बहुत से केसेस में जानवर की डेथ का भी बायस बनते हैं। हमें लगता है ये दोनों केसेस करने चाहिए। तीसरी बात, जो अगर हम एक पहलू लाते हैं एनिमल राइट्स मूवमेंट्स का, कि हम देखते हैं कि बहुत से हम दुनियावी तौर पर कर रहे हैं कि लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जानवरों के साथ कितनी ज्यादती की जाती है माशरती तौर पर, मुल्क की सतह पर, तो हमें किस तरह उसको कैटर करना चाहिए। ऐसे में बहुत से इंडिविजुअल लोग हैं जो जाती तौर पर हमदर्दी
रखते हैं हम लोग अगर एक बंदा एक बतौर मैं देखता हूँ कि मेरे साथ वाले माशरे में लोग जानवरों के साथ ज्यादती की जा रही है, मेरी एक बतौर एक हमदर्दी का पहलू है उनके लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जाती इस्तात में रहकर ये कर सकता हूँ कि मैं 2-3 जानवर की मलकियत हासिल कर लूँ और उनके साथ जो ज्यादती है उसको खत्म कर दूं और उनके लिए कोशिश करूं कि उनको बेहतर से बेहतर जो उनकी जरूरियात जिंदगी है वो पूरी हो, उनको खुराक मिले, उनको वो नशोनुमा, उनको वो गौर फिक्र और उनको देखभाल की जाए जिस तरह उनकी की जाती है। तो बतौर एक इंडिविजुअल शख्स जो मैं चेंज ला सकता हूं, जो कि बड़े लेवल पे अगर 10 लोग 100 लोग ऐसे चेंज लाते हैं तो हम इवेंचुअली एनिमल्स की ही मुफीद साबित हो रहा है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा एक टैंजिबल बेनिफिट है जो कि हिस्ब मुवाफकत केस में इग्नोर होता है और हमारे मॉडल में स्टैंड करता है। इन तमाम बातों की बिना पर हम बहुत फख्र से इस मौजू की मुखालफत करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं अगले वक्ता को निमंत्रण दूंगा कि वो आके अपने तर्क प्रस्तुत करें। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आप प्लीज आके अपनी स्पीच दें। जी मैं इधर हूँ। मैं क्या जी मुझे प्लीज 30 सेकंड्स का टाइम दीजिए, मैं उसके बाद बोलती हूँ। हाँ जी। मोहतरम ने जो आके तकरीर दी, मैं उसको दलाइल के साथ रद्द करना चाहूँगी कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि आजकल एनिमल राइट्स का बहुत रुझान है और एनिमल राइट्स पे बहुत बात की जाती है, तो बढ़ते देशों में पाकिस्तान और जैसे इंडिया जैसे बढ़ते देशों में डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये नहीं होता, ये बात सिर्फ कागजी तौर तक लिमिटेड होती है और ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, एनिमल अडॉप्शन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से जो जानवर होते हैं वो ज़्यादती का शिकार बनते हैं। और उन्होंने कहा कि पालतू जानवर सिर्फ वही लोग पालते हैं जिन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ होता है कि उन्हें उनका ख्याल रखना है। ये ऐसा नहीं होता। क्या पिछले साल जो बिल्ली के साथ ज्यादती की गई थी, क्या वो पालतू जानवर नहीं था? वो भी एक पालतू जानवर थी और उसे भी कुछ सोच कर ही पाला गया होगा, उसको भारी जिम्मेदारी के तौर पर लिया गया होगा। तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि जो आप पालतू जानवर पालने वाले हैं उनके साथ आप ज्यादती नहीं करेंगे? और जो मैं दूसरे मुकर्रर ने बात की थी कि जो है बच्चों को पालने की जिम्मेदारी और जानवर को पालने की जिम्मेदारी को उन्होंने एक साथ रखा था, तो ये इस बात से मैं बिल्कुल मुखालफत करती हूँ इस बात की कि बच्चों को पालना एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो कि लोगों के अपने ऊपर होती है, जबकि पालतू जानवर लोग ना भी चाहें तब भी वो ले सकते हैं और उनके साथ ज्यादती का मुअम्मा पेश आ सकता है। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं होंगी, आजकल के दौर में हमारे पास एनिमल राइट्स की पॉलिसीज़ हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, हमारे पास कोई प्रॉपर टीम्स नहीं है जो कि उन पर अमल किया जाए। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि जो हम लोगों ने ऐवान में पॉलिसी पेश हुई है कि इसको महक आपकी आवाज कट आपने गई। बोलना, हाँ जी, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। और एक और उन्होंने पॉइंट, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही जी, है। आपने बीच में कुछ बोला है अभी 1 सेकंड, पिछले 20-25 सेकंड में। मैं वो रिपीट कर देती हूँ। हाँ जी, आप रिपीट कर दीजिए।
जी, और मेरे मुखालिफ ने ये भी बात की कि पालतू जानवर वफादार होते हैं और वो अपने ओनर्स को या अपने ओनर्स को वो नहीं नुकसान पहुंचा सकते, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल मुखालफत करती हूँ। अगर पालतू जानवर के साथ सही सलूक नहीं किया जाए, या अगर कोई पालतू जानवर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए कि वो अपने अपने वो माइंड से बिल्कुल माइंड में नहीं रहे, तो जो है पालतू जानवर अपने ओनर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर ओनर को वो नुकसान ना भी पहुंचाए, तब भी ओनर के जो घर पे और लोग आते हैं या उसके जो अहबाब वगैरह आते हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये साबित हो चुका है। काफ़ी रेबीज़ के ऐसे केसेस होते हैं जो कि जिनकी वजह से जो पालतू जानवरों की वजह से होते हैं। और पालतू जानवर सिर्फ घर की हद तक नहीं रखे जा सकते, वो अक्सर बाहर चले जाते हैं जहाँ से वो जानलेवा बीमारियां अपने साथ ला सकते हैं और घर वालों को ना चाहते हुए भी घर वालों तक वो बीमारियां पहुंचा सकते हैं। तो लोगों को ये बात समझना चाहिए कि ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और हर पालतू जानवर जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसलिए हमें कुछ सोच के ये पॉलिसी ये ऐवान में आई गई है कि पालतू जानवरों का बैन ही सबसे बेहतर है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि कुछ और हम एनिमल्स के लिए सेंटर्स कर दें, एनिमल सेंटर्स हम कर दें जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाए, लेकिन घरों में पालने से और जैसे मेरे मुखालिफ ने कहा कि उनका रहना मुहाल है आजकल की सोसाइटी में, आजकल के माहौल में उनके रहने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो मैं ये बताती चलूँ कि अगर हम उन्हें प्रॉपर एनिमल सेंटर्स में बनाएंगे और घरों में रहने से, पालतू जानवर पालने से परहेज़ करेंगे और उनके लिए प्रॉपर एनिमल सेंटर्स बनाएंगे, तो उनका ये हम उनको खाना पीना आराम से फराहम कर सकते हैं। और वो अपने सबसे बेहतर वो अपने हैबिटेट में, अपने माहौल में ही अपने जैसे जानवरों के साथ ही सबसे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुक्रिया। जी, मैं शुक्रिया करूँगा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का उनकी भाषण के लिए। अब मैं अगले वक्ता को निमंत्रण देता हूँ कि वो आके अपनी तकरीर प्रस्तुत करें। मुझे सिर्फ 10 से 15 सेकंड चाहिए, मैं स्पीच को ऑर्गेनाइज कर लूँ। जी। हाँ जी, आप तैयार हैं अब? जी हाँ, मुंसिफिन की इजाजत से। यहाँ हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ओपनिंग गवर्नमेंट जब आती है तो इस डिबेट की स्टेटमेंट ये ईवान पालतू जानवरों की मलकियत पर पाबंदी लगाएगा, यहाँ से ही इंपेरेटिव हो जाता है कि वो वहीं पर आकर अपना अल्टरनेटिव दें, वो बताएं कि किस तरह से वो पाबंदी लगाकर भी उन जानवरों, क्योंकि ये उन पर बर्डन था, वो लोग ये बताते हैं कि वो एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे ये पाबंदी लगाने के बाद भी। वो जो अल्टरनेटिव आता है वो एक या दो जुमलों में वो अभी एंड पर लेकर आते हैं, जो उनका दूसरा स्पीकर है वो अपनी आखिरी आधे मिनट में लेके आते हैं कि वो एनिमल सेंटर्स बनाएंगे, और उसको भी वो सब्सटैंशिएट नहीं करते, वो नहीं बताते कि ये सब कुछ कैसे होगा, वो क्या होगा। और मतलब जब तक वो एक बेहतर तरीके से अल्टरनेटिव एक्सप्लेन नहीं करके जाएंगे, मैं उसके साथ तो इंगेज भी नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग एज ओपनिंग ऑपोजिशन यहाँ पर बताते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, किस तरह से वो दोनों बेनिफिट करेंगे, और किस तरह से जो स्टेटस को है जहां पर पालतू जानवरों की मलकियत पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, पालतू जानवर रखे जाते हैं, वो किस तरह से ना सिर्फ एनिमल्स के लिए जरूरी है, एनिमल राइट्स के लिए जरूरी है, बल्कि ह्यूमंस के लिए जरूरी है, जो कि आगे मेरी स्पीच में आएगा।
उनकी दूसरी स्पीकर आती हैं और वो अपने पुराने वाले एनिमल अब्यूज के आर्गुमेंट पर बिल्ड अप करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये बताते चलें कि जो एनिमल जो अभी इस वक्त का स्टेटस को है उसमें जो अब्यूज सर्वाइवर्स होते हैं एनिमल्स, उनको अडॉप्ट करने को इंसेंटिवाइज किया जाता है। जो जिस तरह से वो शाय अवे कर रहे हैं इस बर्डन से कि उन्होंने अब्यूज के लॉज नहीं बनाने, हालांकि वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो अब्यूज के लॉज होंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स को, वो उस बर्डन से शाय अवे करते हैं, कहते हैं कि हम लॉज नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली इसको बैन करेंगे। फिर उसके अलावा वो ये बात करते हैं कि ये लॉज इफेक्टिव नहीं होंगे। बिल्कुल हम लोग ये समझते हैं कि वो लॉज अगर वो एक या दो मुल्कों का नाम लेकर बताते हैं कि यहाँ पर ये लॉज इफेक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो हमारा ये ख्याल है एज ओपनिंग ऑपोजिशन कि यहाँ पर हमें जो काम करना है वो उन लॉज पर करना है ताकि उन लॉज की इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो सके। वहां पर हमें उसको बैन नहीं करना, क्योंकि उसको बैन करने से जो एनिमल राइट अब्यूज हैं वो कम नहीं होंगे बल्कि ज्यादा होंगे, और ये बात हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसी आर्गुमेंट पर मैं मजीद बिल्डअप भी करूंगा। यहाँ पर वो उसके अलावा आकर हमारे आर्गुमेंट के जो पेट्स हैं और बच्चे हैं उनका कंपैरिजन बनता नहीं है। हम उनसे ये बताते चले कि कुछ लोग बाकायदा पेट्स को एज सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं बच्चों के लिए। उनके नजदीक वो जिन पेट्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो पेट्स उनके बच्चे ही होते हैं। वो उन पेट्स को उसी तरह से टाइम दे रहे होते हैं, वो उन पेट्स को उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे होते हैं जिस तरह से वो फाइनेंसेस उन्होंने किसी भी जगह और खर्च करने होते हैं, वो उन्हीं फाइनेंसेस को अपने पेट्स पर खर्च करते हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि ये कंपैरिजन ना सिर्फ एक बहुत सही वाला ये कंपैरिजन एक बहुत सही कंपैरिजन है। यहाँ पर आकर उनके पहले स्पीकर और दूसरे स्पीकर दोनों ही ये बात करते हैं कि जो पेट्स होते हैं वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं कि, और उसकी मिसाल सिर्फ वो दोनों स्पीशीज में मिलाकर एक रेबीज की देते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि वो लोग ये बात समझने से कासिर हैं और इस बात को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जो रेबीज यहाँ पर डेवलपिंग वर्ल्ड में मेनली एग्जिस्ट करता है वो स्ट्रीट एनिमल्स वगैरह की वजह से एग्जिस्ट करता है। वो फॉक्सेस या रैकून्स जो जंगलात में रह रहे होते हैं उनकी वजह से एग्जिस्ट करता है, वो पेट एनिमल्स की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। पेट्स जो होते हैं वो कॉज नहीं कर रहे होते, और फिर यहाँ पर आकर वो इसी आर्गुमेंट के साथ ये गारंटी किसी तरह से नहीं देकर जा सकते कि अगर इन पेट्स की मलकियत पर पाबंदी लगा दी जाए या इनको पेटिंग ना करने दी जाए तो ये इन सारी डिजीजेस को एलिमिनेट कर देंगे। वो लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। वो लोग इस कनेक्शन को खुद से फर्जी तौर पर बना रहे हैं। अब मैं अपने पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन की तरफ बढ़ूंगा कि किस तरह से जो यहाँ पर हम लोग पहले अपना उसूल भी देख करके कि किस तरह से ना सिर्फ एनिमल सेफ्टी के लिए जरूरी है बल्कि ह्यूमंस के लिए भी, ह्यूमंस की इमोशनल नीड्स के लिए पेटिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्टेक होल्डर सिर्फ ह्यूमंस नहीं है या सिर्फ एनिमल्स नहीं है, ये दोनों ही एक टू वे रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमंस जो है वो फूड चेन या इकोसिस्टम के लैडर के टॉप पर हैं, और उस लैडर के टॉप पर होने की वजह से उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग ना सिर्फ उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे ना कि वो उन एनिमल्स को लैडर टॉप पर होने की वजह से प्रोटेक्ट कर सकेंगे, उनकी नीड्स को पूरा कर सकेंगे। अब ये जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि ये जो रिलेशनशिप है पेट्स में और ह्यूमंस में, ये एक टू वे रिलेशनशिप है। ह्यूमंस को उतनी ही नीड है उन एनिमल्स की या उतने ही पैशन से वो एनिमल्स को रखते हैं, और उसकी रीजन मैं बताता हूँ, इस आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करता हूँ कि किस तरह से जो स्पेसिफिकली इंट्रोवर्ट्स की अगर बात करें तो ये वो लोग होते हैं जिनका ह्यूमन कनेक्शन उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ये एग्जिस्ट कर सकता नहीं होता कुछ रीजंस की वजह से। और इंट्रोवर्ट्स को आप छोड़ दें, आप आगे आए तो आप मुख्तलिफ डिप्रेशन के पेशेंट्स की बात कर लें, आप पीटीएसडी के पेशेंट्स की बात कर लें, ये सारे, या इवन आर्ट की बात कर लें तो हमारे पास लुइस फेन की एग्जांपल आती है जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट था और उसको जरूरत थी उस वक्त उन कैट्स की जो जिनको वो पेट किया करता था। और फिर ये अगेन जिस तरह पहले बात की कि ये टू वे रिलेशनशिप होता है, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया और इस तरह की डिजीज होती हैं इनसे डॉग्स भी सफर करते हैं, इनसे कैट्स भी सफर करती हैं, और ऐसे में उन सबको जरूरत होती है किसी एक गार्डियन की जो उनकी केयर कर सके, क्योंकि वो लोग बाहर सरवाइव नहीं कर सकेंगे जिस इकोसिस्टम में वो लोग समझ रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि वो इकोसिस्टम के लिए अडेप्ट करेंगे। हम समझते हैं कि इन सारी डिजीजेस के साथ वो लोग वहां पर अडेप्ट नहीं कर सकेंगे, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला वहां पर सिलसिला होगा और वो लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकेंगे। यहाँ पर उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो पेट थेरेपी की बात करते हैं हम लोग कि जो ह्यूमंस हैं उनको किस तरह से डिप्रेशन या पीटीएसडी या वॉर्स में इवन वहां पर जरूरत होती है इन एनिमल्स की कि वो इनकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर सकें, किस तरह से उनको जरूरत होती है वहां पर कि वो ये जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी लाइव्स में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आ सकें।
उसके अलावा हम बात करते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं उनकी स्पीशीज के एवोल्यूशन में या ओवरऑल प्राइमेट्स के एवोल्यूशन में ये एक बेसिक सा रोल है, और ये एक वेल रिसर्च रोल है, बायोलॉजिकल रोल है, फिजियोलॉजिकल रोल है। ये ऐसी कोई लिटरेरी बात नहीं मैं कर रहा कि किस तरह से पेटिंग के थ्रू दोनों साइड्स पर, पेट्स में भी और ह्यूमंस में भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं या ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि स्ट्रेस को रिलीव करता है, जो कि इसकी वजह से ही जो एवोल्यूशनरी पार्ट है पेटिंग का वो एग्जिस्ट करता है। किस तरह से प्राइमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं, और उसके रिजल्ट में वो ना सिर्फ एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं बल्कि इकोसिस्टम को बेनिफिट कर रहे होते हैं। और फिर अब इस सब की बुनियाद पर मैं ये दोबारा ये एक सर्कुलर आर्गुमेंट की लेकर जाऊंगा वापस अपने फर्स्ट स्पीकर की तरफ, कि जब ह्यूमंस इतना सब बेनिफिट कर रहे होते हैं इस रिलेशनशिप से, तो वहां पर वो उन लोगों के लिए इंपेरेटिव हो जाता है कि वो उन पेट्स का उतना ही ज्यादा फिर ख्याल भी रखें। तो ये जिस तरह से एक दूसरे को वो लोग फायदा दे रहे होते हैं। अब एंड पर मैं एक समराइज करता चलूं कि उनकी वर्ल्ड क्या है और मेरा वर्ल्ड क्या है, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, उनकी आर्गुमेंटेशन क्या है और मेरी आर्गुमेंटेशन क्या है। उनकी आर्गुमेंटेशन यह है कि बगैर ऑल्टरनेटिव दिए हम लोग बैन कर दें इस सारे को, जो पेटिंग का कॉन्सेप्ट है उसको बैन कर दें, और जो एनिमल्स हैं उन सबको बाहर खुला छोड़ दिया जाए, ताकि वो एक इकोसिस्टम में compete करें और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कुछ मर जाएं और कुछ सर्वाइव करें, जो कि इवेंचुअली इकोसिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। हमारी तरफ हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पालतू जानवर जो स्टेटस को में एग्जिस्ट कर रहा है उसको, उन लॉज को मजीद स्ट्रिंजेंट बनाएं, और जिस तरह जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको डेवलप करें, और जो इवन अब्यूज से गुजर कर एनिमल्स आ रहे हैं उनको भी बेहतर होम्स प्रोवाइड कर सकें, या उनके लिए भी एक बेहतर अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके। इस सब की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुकदमा पहले से बहुत ज्यादा उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने एक बेहतर तरह से एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमंस और एनिमल्स किस तरह एक दूसरे से बेनिफिट करेंगे, किस तरह से वो एक दूसरे के लिए जरूरी है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस तरह एग्जिस्ट करता है। मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा हम लोग भारी मार्जिन से जीतते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं स्पीकर्स को बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप टाइम लिमिट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और बाकी शुक्रिया इस वक्ता के लिए, और अगले वक्ता को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो आके अपनी तकरीर प्रस्तुत करें। काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मैं अगर परफेक्टली ऑडिबल हूं तो मैं। हाँ जी। ओके, तो मैं जज की इजाजत से अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। 3, 2, 1। क्लोजिंग गवर्नमेंट इस मैच के अंदर क्या करेगी? क्लोजिंग गवर्नमेंट आपको इस मैच के अंदर 4 एक्सटेंशंस देगी और डिबेट के अंदर कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करेगी अपने एनालिसिस के साथ, जो कि हमारी ओपनिंग हाफ में आपको जो है वो कमी मिली। वो 4 एक्सटेंशंस क्या होंगी? पहली एक्सटेंशन ये कि हम आपको पॉलिसी देंगे, क्योंकि ये एक पॉलिसी डिबेट थी कि आपने जब पेट्स पे पाबंदी लगानी है तो वो पाबंदी किस तरह की होगी, और उस पाबंदी के कॉन्सिक्वेंसेस में जो आप स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या ले रहे होंगे, या आप अपने मुआशरे के अंदर वो क्या तब्दीली लेके आ रहे होंगे, वो पॉलिसी के जरिए हम आपको एनालाइज करके बताएंगे। उसके अलावा हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे। हमारा पहला आर्ग्यूमेंट ये होगा कि कैसे एक मॉरली ट्रॉमा जनरेट होता है पेट कीपिंग से, और उस मॉरली ट्रॉमा की नौयत इतनी बड़ी है या उसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी है कि उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने पास पेट नहीं रखने चाहिए। और दूसरा एक जो हमारी एक्सटेंशन होगी वो ये होगी कि कैसे कैपिटलिज्म के अंदर, जो कि कमिटमेंट इश्यूज के ऊपर बात तो की गई, लेकिन हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि उन कमिटमेंट इश्यूज की एब्सेंस की मैकेनिस्टिकल रीजंस क्या हैं, और उन कमिटमेंट इश्यूज की वजह से जो इम्पैक्ट्स आते हैं उस इंसान पर और उस जानवर पर, वो इम्पैक्ट्स आपको किस तरह के होते हैं और वो इतने बड़े क्यों हैं कि आपको पेट कीपिंग पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। और हमारी चौथी एक्सटेंशन जो होगी वो ये होगी कि पेट्स को जो उनकी कंपेनियनशिप है या जो उनकी नेचर है उसके अंदर कैसे पेट कीपिंग नुकसान पहुंचा रही है, और अगर हम पेट कीपिंग को खत्म कर रहे हैं तो कैसे हम उनकी नेचर को और उनके हैबिटेट को मजबूत कर रहे हैं और उनका भी हम फायदा करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ओपनिंग ऑपोजिशन की कुछ बातों को रिबट करते हुए चलते हैं, जिसके बाद हम अपनी एक्सटेंशन देंगे। ओपनिंग ऑपोजिशन यहाँ पे आके जो पहली क्रिमिनल हरकत करती है वो ये करती है कि वो आके बच्चों के पालने को और एनिमल को की पेटिंग करने को इक्वेट कर देती है। हमें लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली सतह पे जो बच्चे होते हैं इस पे 2 रिस्पॉन्सेज होंगे। पहला रिस्पॉन्स ये है कि जो बच्चे होते हैं वो आपकी सेम जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आपकी जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। दूसरा कि आपका अपने बच्चों के साथ एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है कि वो आपको बुढ़ापे में जाके संभालते हैं, आपकी ओल्ड एज में जाके आपका एक सहारा बनते हैं, या इसके अलावा भी वो आपके काफी सतुहात पे आपकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं या आपके लिए कोई ना कोई मॉनेटरी फायदा भी कर रहे होते हैं। हमें लगता है पेट एनिमल से आपको कोई भी इस तरह का फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि पेट खसूसी तौर पर
वो जानवर होते हैं जो रिक्रिएशनल होते हैं, उनसे आपको इतना ज्यादा कोई मॉनेटरी बेनिफिट या किसी किस्म का भी बेनिफिट नहीं हो रहा होता। तो हम समझते हैं इस बुनियाद पे उन दोनों के पालने को इक्वेट करना आज हम समझते हैं कि इस ऐवान के अंदर जो है वो क्रिमिनल था। लेकिन दूसरा वो हमें यहाँ पे आके आर्गुमेंटेशन ये देते हैं कि देखें आज जानवरों का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या जानवरों का हैबिटेट खराब हो रहा है, तो आप पता क्या करें, आप जानवरों को घर के अंदर उठा के लाना शुरू कर दें। हम समझते हैं ये इस मसले का हल नहीं है पहला, क्योंकि जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपके मॉडल के अंदर फिर भी होती रहेगी, क्योंकि अब आपके पास एक एक्सक्यूज नहीं है उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने का, क्योंकि अब आप जानवरों को उठा के घर के अंदर लेके आई जा रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर आज आप पेटिंग नहीं करते और उन्हें उन्हीं के हैबिटेट के अंदर रहने देते हैं, तो आपके मॉडल के अंदर की बजाय हमारे मॉडल के अंदर एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर जरूर एग्जिस्ट करता है कि उनके हैबिटेट को बेहतर करना है, क्योंकि आपने खुद ही कंसीड किया यहाँ पे कि कैसे एनिमल राइट्स पे दुनिया के अंदर बातें हो रही हैं। तो हम समझते हैं कि आज अगर दुनिया के अंदर एनिमल राइट्स पे बातें हो रही हैं या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके पास ज्यादा इंसेंटिव स्ट्रक्चर होगा उन हैबिटेट को बेहतर करने का, जब वो जानवर उन्हीं हैबिटेट में एग्जिस्ट करेंगे ऑन ए कंपैरेटिव जब वो पेटिंग करते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने हमारे पे अटैक किए गए कि देखें कुछ लोग हमदर्दी रखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो एनिमल्स को की उनको जरूरत होती है या एक इंसान का रोल होता है एनिमल्स को, तो इसलिए उन्हें पेटिंग करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी पॉलिसी के अंदर ये सब कुछ केटर होगा, और इसके अलावा कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हार्म्स हैं जो कि हमारे मॉडल जो कि उनके मॉडल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से पेटिंग पे जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए। अब चलते हैं हमारी एक्सटेंशन की जानिब, जिसके अंदर इनकी बाकी डिबेटर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे। हमारी पहले एक्सटेंशन क्या, आज इस डिबेट के अंदर पॉलिसी की जरूरत है, वो पॉलिसी क्या है। हम समझते हैं जब आप पालतू जानवरों पर पाबंदी लगा रहे हैं तो आप बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं कि आप पालतू जानवरों को घर में या प्राइवेट ओनरशिप पर पाबंदी लगा रहे हैं, और आप उसके अल्टरनेटिव में कुछ फार्म्स बना रहे हैं जिसके अंदर उन सारे पेट्स को इकट्ठा रखा जाएगा, जहां पे लोग अपॉइंटेड होंगे जो कि उनकी नॉरिशमेंट और उनकी केयर के लिए काम करेंगे, और जो लोग जो कि उन जानवरों के साथ हमदर्दी रखते हैं वो वहां पर विजिट भी कर सकते हैं, वो वहां पर काम भी कर सकते हैं, और उसके अलावा उन इदारों के लिए डोनेट भी कर सकते हैं ताकि उन पेट्स का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जा सके। और वो जो इदारे होंगे वो रियासत की तरफ से या उन एनजीओ की तरफ से अकाउंटेबल होंगे जो कि एनिमल राइट्स की तरफ से काम करते हैं। अब इसके अंदर हम कौन से हार्म्स हैं अपनी ऑपोजिशन के जो मिटिगेट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी से, जिस वजह से वो फ्रेम आउट हो रहे हैं। वो हार्म्स पहली सतह पे कि जो ह्यूमन नीड और ह्यूमन डिजायर की आपने बात की थी, वो हमारे मॉडल के अंदर हमारी पॉलिसी के थ्रू अचीव हो रही है, क्योंकि अब इंसान जाके अपनी इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो जनरेट कर सकते हैं अगर उन्होंने करना हो उस सेंटर के अंदर जाके। लेकिन दूसरी सतह पे जो कि ह्यूमन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी जो इकोसिस्टम चार्ट जो कि उन्होंने रोल प्ले करना था वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने घर में नहीं रखना। लेकिन अब हम चलते हैं अपने आर्गुमेंट्स की तरफ कि उन्होंने अपने घर में क्यों नहीं रखना। पहला आर्गुमेंट, हम समझते हैं कि जैसा कि ओपनिंग ऑपोजिशन ने कंसीड किया कि आज आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट ड्रॉ हो जाती है इन जानवरों के साथ। हमें लगता है कि इन जानवरों का लाइफ स्पैन हमें कंपैरेटिवली कम मिलता है, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, हमें वो 5 साल 6 साल या मैक्सिमम अगर कोई पेट एनिमल की जो लाइफ है वो आपका ड्यूरेशन नजर आता है तो वो 7 साल नजर आता है। हमें लगता है कि उस टाइम के अंदर जब वो घर का आपका एक हिस्सा बन जाते हैं, जब आप उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो उनका जब वो मर जाते हैं या जब उनका साथ खत्म हो जाता है तो हमें लगता है उससे वो जो इमोशनल ट्रॉमा जनरेट होता है वो ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है। अब सवाल ये है कि उस ट्रॉमा हमारी पॉलिसी के थ्रू मिटिगेट कैसे हो रहा है। कुछ लोग जो जानवरों के लिए हमदर्दी रखते हैं वो दिन में या हफ्ते में एक दफा जाके उन एनिमल सेंटर्स में उनके साथ देखें, उस हमदर्दी को रखें, वो कैथारसिस फील करें। लेकिन वही जानवर जब वो 24 घंटे अपने घर रखते हैं, उस जानवर को जब वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमेशा अपने साथ अटैच करके रखते हैं और उसके बाद उसने मर ही जाना है क्योंकि साइंटिफिकली उसकी एज स्पैन छोटा है, तो हमें लगता है उससे एक ट्रॉमा जनरेट होता है जो कि उस इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। हमें लगता है कि आज उस ट्रॉमा को अवॉइड करने के लिए जो कि उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है, जो कि उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसकी सोशल परफॉर्मेंस पे जो है वो अफेक्ट कर सकता है। हम समझते हैं उस बुनियाद पे इस ट्रॉमा को अवॉइड करने के लिए आज उसे पेट नहीं रखने चाहिए। लेकिन दूसरी रीजन कि आज उसे पेट क्यों नहीं रखने चाहिए, हम समझते हैं कि हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जिसके अंदर हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है। ये वो नैरेटिव है जो हमारी ओपनिंग से मिसिंग था। हम समझते हैं उस कैपिटलिस्टिक मुआशरा जिसके अंदर आपने सुबह 9 to 5 जॉब करनी है, आपको डुअल जॉब्स करनी पड़ेंगी अगर आपने अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है, आपने काफी चीजों को टेक इनटू अकाउंट करना होता है, और जिसकी बुनियाद पे हमें एक इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नजर आता है। हमें लगता है कि जब एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअलिज्म आपको परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि आपके पास कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर टाइम देने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, जब आपको अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेजते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास उनको टाइम देने के लिए टाइम नहीं है, हम समझते हैं ऐसे टाइम में अगर आप एक पेट को रख भी लेते हैं तो आप
उसको उस तरह से टाइम नहीं दे पाते जिस तरह से टाइम देना उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ऑन अ कंपैरेटिव जब आप हमारी पॉलिसी के तहत उसे एक एनिमल सेंटर के अंदर रखेंगे तो वहां पे जॉब के फॉर्म में कुछ लोग अपॉइंटेड होंगे जो उनकी केयर करेंगे, तो हमें लगता है कि वो इंश्योर करेंगे कि उनकी जॉब, उनकी केयर वगैरह, प्रोटेक्शन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो। और हम समझते हैं क्योंकि आज आपके पास टाइम नहीं होता कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर, और अगर आप इस यूनियन में रहते हैं कि आपके पास टाइम है और उस टाइम की बुनियाद पर आप उन पेट्स को रख लेते हैं, तो हम समझते हैं आप उन पेट्स के साथ भी ज्यादती करें और अपने साथ भी। तीसरा आखिरी एक्सटेंशन हमारी इस डिबेट के अंदर ये है कि कैसे आज उन जानवरों के लिए भी अपनी कंपेनियनशिप के अंदर रहना ज्यादा फायदेमंद है। कैसे? हम समझते हैं कि आज एक इननेट नेचर होती है हर स्पीशी की कि वो अपनी स्पीशी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, वो अपनी स्पीशी के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से इवॉल्व कर सकती है। हमें लगता है कि आज हमारे मॉडल के अंदर जब आप एक पेट को अपने हैबिटेट से उठा के या उनके सेटअप से उठा के अलग नहीं कर रहे बल्कि उसी के अंदर रहने दे रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं, वो ज्यादा कंपेनियनशिप फील कर सकते हैं और उसी बुनियाद पे वो एक ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो क्योंकि आज हमने अपनी 4 एक्सटेंशन से आपको साबित किया कि कैसे पेट रखने वालों का भी फायदा हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन से पेट्स का भी फायदा हो रहा है, उनके हैबिटेट का भी फायदा हो रहा है, वोट कीजिएगा क्लोजिंग गवर्नेंस। शुक्रिया उस भाषण के लिए। अब मैं अगले वक्ता को निमंत्रण दूंगा कि वो आके अपनी तकरीर प्रस्तुत करें। Okay, just a second. Okay, बस एक बार कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी। Thank you. मैं ओके, मेरा नाम अनम है। प्रोनाउंस मेरे लाइक फीमेल प्रोनाउन से रेफर कर लेना टू ऑल द स्पीकर्स अगर कभी करना हो। POI चैट में, बट 5th मिनट पे आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा कि एक से ज्यादा बार ना पूछें। ओके, स्टार्टिंग माय स्पीच 3, 2, 1 में। कुछ दिन पहले कराची में 1000 डॉग्स को मारने की, डॉग कलिंग की एक पूरी कैंपेन रन की गई। ये सिर्फ पहली कैंपेन नहीं थी, पिछले कुछ सालों में बहुत सी कैंपेन इस तरह कराची में, पाकिस्तान में चली हुई हैं। उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। स्टेट हमारी केयर नहीं करती आवारा कुत्ते, आवारा बिल्लियों की। ऐसी स्टेट है जो हमारी गवर्नमेंट बेंच आज समझती है कि इनके लिए एनिमल सेंटर्स बनाएगी, इनके लिए फार्म्स बनाएगी, इनके लिए बहुत ज्यादा मैकेनिज्म्स बनाएगी टू इंश्योर कि वो खुश, सेफ और सेहतमंद रहे। हमें नहीं लगता ये एक रियलिस्टिक दुनिया में बात कर रही है। हमें लगता है कि एक ऐसी हुकूमत के अंदर, एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे एनिमल्स को ऑलरेडी सेकंड हैंड लिविंग बीइंग समझा जाता है, ऑलरेडी उनको किसी हद तक भी एक इंसानों के बराबर नहीं समझा जाता। हमें लगता है उनकी जिंदगी सिर्फ उसी दुनिया में बेहतरीन हो सकती है जब आप अलाउ करती हैं लोगों को कि वो उनका ख्याल रखें, उनको अपने घर में लाएं, उनको अपनी फैमिली के अंदर हिस्सा देने दें। मैं अपनी स्पीच में कुछ मुख्तलिफ बात करूंगी। काफी हद तक उनकी पॉलिसी, उनकी जो CG का मैकेनिज्म था, पॉलिसी थी, वो मेरे पॉजिटिव केस के अंदर इंटीग्रेटेड होगी, क्यों हम समझते हैं कि हुकूमत कभी भी इस तरह के मैकेनिज्म प्लेस करने नहीं वाली। बट उसके अलावा मैं बात करूंगी आपको कि किस तरह से ये बहुत से लोगों के लिए, बहुत से मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया इमोशनल फुलफिलमेंट का जरिया होता है। और दूसरी मैं चीज बात करूंगी कि किस तरह से ऑल्टरनेटिव दुनिया में इन एनिमल्स की जिंदगी मजीद काफी डिफरेंट लेवल्स पे खराब हो जाती है। पहली बात करते हैं थोड़ी CG की ब्रीफली उस बात पे कि इमोशनल आपको काफी ज्यादा ट्रॉमा होता है जब इन पेट्स की डेथ हो जाती है। पहली तो बात काफी ऑब्वियस ही है, इस लाइक हर लिविंग बीइंग ने किसी ना किसी पॉइंट पे मर जाना है। उनका आइडिया ये है कि क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ने मर जाना है, आपको जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से जो खुशियां मिलती हैं, जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है, जो मीनिंग मिलता है, वो आपको हासिल नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि नहीं, जो आपको एक पेट के साथ, पेट को रेज करने से, उनके साथ उनकी पूरी जिंदगी गुजारने से जो एक एम्पैथी डेवलप होती है आपके अंदर, जो आपके पास हैप्पी लाइक खुश मेमोरीज बनती हैं उनके साथ, जो आपके अंदर एक प्यार पैदा होता है, जो बाद में आप उनकी डेथ के बाद भी आप लुक बैक करके हंस सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो। आप उस एम्पैथी को इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे जानवरों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपको अपने पेट की याद दिलाते हैं दूसरे जानवर। आई थिंक वो बहुत ज्यादा यूजफुल थिंग्स हैं। इंसान को, हर इंसान ने भी मरना होता है। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्त बनाना छोड़ दो, आप हर तरह के रिलेशनशिप बनाना छोड़ दो। हमें नहीं लगता कि एक ये वैलिड बात है टू बैन पेट्स। अगर आप लगता है कि अगर आप इतने इमोशनली केपेबल नहीं है कि आप रिकवर कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि आपको इन द फर्स्ट प्लेस आप खुद ही से चूज ही नहीं करेंगे कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी लाइक इमोशनल अटैचमेंट अपनी जिंदगी में लाएं। अपने पॉजिटिव केस की तरफ चलते हैं, जो बटन काफी हद तक इंटीग्रेटेड होगा। हमें क्यों लगता है कि गवर्नमेंट बेंच की साइड पे
एनिमल्स के लिए जिंदगी बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा बुरी है। हमें लगता है हम ऐसी दुनिया में बात कर रहे हैं, पहली तो बात एनिमल्स की कोई वोटर बेस नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी स्टेट, किसी भी हुकूमत का डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं होता उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल रिसोर्सेज बनाने के लिए। आई थिंक दूसरी बात ये है कि काफी हद तक दुनिया में, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि पब्लिक पेट्स के जो स्ट्रे पेट्स वगैरह होते हैं उनको वेट्स पे एक्सपोजर मिले। वो जो अगर कभी स्ट्रे कैट्स वगैरह इंजरीज, डिजीजेस का सामना करती हैं तो उनके लिए कोई हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह से स्टेटस को में अवेलेबल नहीं है। तीसरी हमें लगता है कि ये इस तरह की चीजें नॉर्मलाइज इसलिए क्योंकि इस तरह के मुल्कों में इन इशू से रिलेटेड एक्टिविज्म बहुत हद तक कम है। ये एक्टिविज्म क्यों कम है? क्योंकि इस तरह के मुल्कों में पॉवर्टी और दूसरे तरह के सोशल जस्टिस इश्यूज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बुरे हैं। इवन इफ मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है कि एनिमल्स की राइट्स उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने लाइक माइनॉरिटी ह्यूमन बीइंग्स या वुमेन राइट्स मैटर करते हैं, जो कि मैं बिलीव करती हूँ करते हैं। मैं एक ऐसे इंसान को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकती जिसके अपने टेबल पे कोई खाना नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हुकूमत हमेशा उस तरह के पॉवर्टी वगैरह और जिस तरह के इश्यूज पे टैप इन करके उनको वोटर बेसिक मिल सकता है, उन इश्यूज पे ज्यादा सिग्निफिकेंटली फोकस करेगी। इस सारी बातों का मतलब क्या है? इस सारी बातों का मतलब यह है कि जब आप पेट्स अलाउ नहीं करते रखना, आप उनको एक बहुत पैराडाइज जैसी जगह पे नहीं भेज रहे, आप उनको सड़कों पे रोल रहे हैं, आप उनको किसी भी किस्म का शेल्टर नहीं दे रहे, ना उनको लाइक दिन में 2 टाइम का आप खाना दे पा रहे हो। मोस्टली होता ये है कि सड़कों पे उनके साथ एक्सट्रीमली बुरा तरीके से सलूक किया जाता है उनको, लाइक स्टेट इस चीज को फैसिलिटेट करती है। स्टेट का सोल्यूशन लाइक स्टे एनिमल्स की क्वांटिटी ज्यादा होना ये होता है कि उनको मार दिया जाए, डॉग कलिंग की जाए, उनको स्ट्रीट्स पे रख के, डिस्प्ले पे, ट्रक पे उठा के उनकी डेड बॉडीज ले ली जाए। हमें नहीं लगता ये दुनिया किसी भी हद तक इन जानवरों के लिए अच्छी है। तो दूसरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट, हमें क्यों लगता है कि एक्टिविज्म काफी हद तक हमारी साइड पे बेहतर हो सकती है? ना सिर्फ बेहतर, हमें लगता है कि एक्टिविज्म के लिए अभी नहीं हमें क्यों लगता है एक्टिविज्म सिर्फ पॉसिबल ही हमारी साइड पे है? हमें लगता है कि काफी हद तक एक्टिविज्म के लिए जो आपको एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और एक कलेक्टिव एम्पैथी चाहिए होती है, वो उस पॉइंट पे जाके डेवलप होती है जब आपने जिस चीज के लिए या जिस बीइंग के लिए आप एक्टिविज्म कर रहे हो उसके साथ आपकी काफी हद तक एक इमोशनल अटैचमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो। इसका मतलब ये कहने को कि बच्चे एंड लोग जो जनरली पेट्स के अराउंड पूरी जिंदगी गुजारते हैं उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंटली ज्यादा बेहतर होती है कि ये हमारी तरह ही लिविंग बीइंग्स हैं, जो हमारी तरह ही सांस लेते हैं, हमारी तरह ही दुख फील करते हैं, हमारी तरह दर्द फील करते हैं, हमारी तरह ही बीमार होते हैं, हमारी तरह सही होते हैं। हमें लगता है कि एम्पैथी बहुत ज्यादा एक बेसिक फंडामेंटल नीड है कि आप किसी भी तरह का लेजिस्लेटिव चेंज ला सको विद इन द स्टेटस को, या आप किसी भी किस्म की एनिमल राइट्स पे काम कर सको। तीसरी चीज हम बात करते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट पे। बहुत से लोग, हमारी ओपनिंग में बात की सिर्फ पीपल जो मेंटल इलनेसेस के शिकार है, हम बात करते हैं बहुत ज्यादा और भी लोग हैं जो कि इस चीज से फायदा हासिल करते हैं। वो लोग हैं मिलेनियल्स, वो लोग हैं जो कि अब न्यूक्लियर फैमिली पे बिलीव नहीं करते, वो लोग हैं जो आजकल के जमाने में सिविल यूनियनशिप्स में रहना पसंद करती हैं, या जो कि LGBTQ कम्युनिटी है, जिनको लगता है कि बच्चे पैदा करना और एक उस तरह की न्यूक्लियर फैमिली में रहना एक बहुत हेटेरोनॉर्मेटिव और पुराना और आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है इसी तरह की दुनिया में। और वो भी लोग जो समझते हैं कि बच्चे पैदा करना शायद वैसे ही पूरी लाइक प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज क्लाइमेट चेंज। ये पूरे वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमारी साइड पे किसी ना किसी का तरह से इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इनहेरेंट डिजायर होती है कि वो किसी और से सेल्फलेस प्यार करे और सेल्फलेस प्यार हासिल भी करे, और वो किसी की नर्चरिंग में, किसी की ग्रोथ में, किसी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। हमें लगता है एक बहुत कॉमन नीड और डिजायर ये है, जो कि सिर्फ आप इन लोगों को तभी अलाउ कर रहे हो जब आप उनको ऑल्टरनेटिव मीन्स दे रहे हो। आप सिर्फ उनको फोर्स नहीं कर रहे कि आप बच्चा पैदा करो तो आपको ये इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, आप बच्चा पैदा करो या एक फैमिली रेज करो फिर ही आपको सिर्फ इस तरह की नर्चरिंग वगैरह मिल सके। हमें लगता है हमारी दुनिया पे उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, बट क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट की साइड पे एनिमल्स की जिंदगी बहुत हद तक बुरी है, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको लोगों को अलाउ करना चाहिए ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड हमें नहीं लगता कि इससे एनिमल्स की डिग्निटी या राइट्स कॉम्प्रोमाइज होती है। वोट सीओ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वक्ता को उनके भाषण के लिए, और मैं अगले वक्ता को निमंत्रण देता हूँ कि वो आके अपनी तकरीर प्रस्तुत करें।
गवर्नमेंट व्हिप, आप अपनी बस स्पीच मैं प्रेजेंट। 10 सेकंड में शुरू करूँ। हाँ जी। हेलो, आप प्लीज अपनी स्पीच शुरू कर दीजिए। मैं अपनी बहस का आगाज कर रहा हूँ। हाँ जी। 3, 2, 1। मसला ये है कि आज की बहस खराब तब होती है जब हिज़्ब मुखालिफत हमारी पॉलिसी के साथ इंगेज करने से मना करती है। वो ये कहती है कि हम आपकी पॉलिसी से इसलिए इंगेज नहीं करेंगे कि रियासत ये ताकत नहीं रखती है कि वो इस किस्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सके। पहली सतह पे हमें इससे एतराज है। जब रियासत एक आइडिया प्रपोज करती है तो उसको इसके लिए रिसोर्सेज भी कुर्बान करने पड़ते हैं। और किस तरीके से अगर आज चारों बेंच इस चीज से मुत्तफिक हैं कि दुनिया में एनिमल राइट्स के ऊपर काम किया जा रहा है और उसके ऊपर लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है और इस चीज के लिए लोगों में शऊर पैदा किया जा रहा है, तो इस तरह हमें लगता है कि आप अपनी बातें ज्यादा बेहतर तरीके से रियासत के सामने रख के अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो रियासत को इस तरीके से डमीन करना और रियासत की ताकत को बिल्कुल परे रख देना, हमें लगता है आज इसमें मुखालफत ने आज की बहस के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती किया है और हमारी पॉलिसी को इंगेज ना करके सबसे बड़ी गलती की है। आ जाती है इनकी बहस के ऊपर। आज इनका मुकदमा बारी बारी देख लेते हैं। इनका मुकदमा था कि देखें जानवरों के पास कोई वोटर बैंक नहीं होता, उनके ख्यालात, उनके क्या कहते हैं एहसासात के लिए आप कोई बहुत ज्यादा लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में, तो इसलिए आप उन लोगों की भी रेशो कम कर रहे हैं जो लोग जानवरों का ख्याल रखना चाहते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी उस पॉलिसी वाली डिबेट में वो लोग जो कि एक्टिविज्म कर सकते थे जानवरों के लिए, वो किस तरीके से उनकी स्पेस भी खुली है और एट दूसरी सतह पे वो लोग जो कि जानवरों के साथ ज्यादती कर रहे थे, हम उनके लिए भी दरवाजे बंद कर रहे हैं। हमारे मुकदमे में दो फवायद मिल रहे हैं। हमने आपको कहा था आप पॉलिसी में कि किस तरीके से आप ऐसे एनिमल सेंटर बनाएं, ऐसी एनजीओ की जिम्मेदारी लगाएं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी लगाएं जिसको रियासत बेहतर तरीके से ऑन करे। वहां पे आपकी जानवरों की एम्पैथी वाला सारा आइडिया, आपकी उनके साथ एफिलिएशन क्रिएट करने वाला आइडिया यहाँ पे पूरा हो रहा था। तो वो मसला कि भाई देखें जी, वो जो एक शख्स जानवरों के साथ एक बेहतर तरीके से करामत या जानवरों के लिए एक बेहतर अपना इखलाक रख सकता था, अब वो नहीं रख पाएगा। हमें लगता है कि वो जाके उन एनिमल सेंटर्स में जानवरों के साथ फिर भी वो रिलेशन कायम कर सकता है जो कि वो एक घर में रह के कर सकता है। दूसरी सतह पे देखने की जरूरत है, जो कि सबसे बड़ा आज का मुकदमा देखने की जरूरत है। अगर तो आज हम मलकियत अलाउ कर देते हैं जानवरों की, तो वो लोग तो जानवर रखेंगे जो जिसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, जो इन जानवरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हमें लगता है फिर वो लोग भी जानवर रखेंगे जो कि उनके एहसासात को नहीं समझ सकते, जो कि जानवरों के ऊपर ज्यादती करते हैं, जो उनके ऊपर वायलेंस करते हैं, जो उनकी जहनी नशोनुमा का ख्याल नहीं रखते। आज हमारे मुकदमे में हम उन लोगों का दरवाजा बंद कर रहे हैं जो लोग जानवरों के ऊपर ज्यादती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एनिमल सेंटर बनाएंगे, वो लोग जो कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं, वो तो जाके उनके साथ एक बुनियादी तौर पर ताल्लुक बनाए, लेकिन हम उन लोगों का फिर दरवाजा बंद कर रहे हैं जो कि उन लोगों पर ज्यादती करते हैं। दूसरी सतह पर कहती हैं कि जी पाकिस्तान जैसी रियासत में इस किस्म के कोई एवेन्यूज मिलते जो कि जानवरों का ख्याल ना करें। हमें लगता है हमारे पास बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है लाहौर जैसे शहर में जो काम करती हैं, जो कि आपको माल रोड में उनके दफ्तर मिल जाते हैं। अगर तो हिज़्ब मुआफ़क़त की मुकर्ररा ये इस चीज को समझे कि जो कि ह्यूमन एनिमल राइट्स के ऊपर काम भी करती हैं, जो कि इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनका ख्याल भी रखते हैं, और लोग हर सैटरडे संडे वीकेंड पे जाके उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक बनाते हैं, उनकी केयर करते हैं, और फिर जब वो हील कर जाते हैं तो उनको किसी एक मालिक के सपोर्ट कर देते हैं, या उनकी क्या कहते हैं उनकी एक खास किस्म की केयर कर रहे होते हैं। अगली बात ये कहती हैं, जो इनका दूसरा मुस्बत मुकदमा था कि देखें वो लोग जो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ ये किस तरह ज्यादती है कि वो जानवरों को भी ना रखें और वो इंसानों के साथ भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अब देखने की जरूरत है कि न्यूक्लियर फैमिली बुनियादी तौर पे बनती किस तरह। वो लोग जो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद नहीं करते, उनके बुनियादी इश्यूज क्या हैं, इश्यूज देख लेते हैं। इश्यूज ये कि जी
ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, हम लोगों के ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से कम नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। दूसरा इश्यूज ये कि देखें जी, इंसानों के साथ ताल्लुक रखना हम इसलिए पसंद नहीं करते, एट द एंड वो हमें दगा देते हैं। तीसरा ये कि देखें हम बच्चा LGBTQ में या जो कि क्वीर कम्युनिटी है, कि हम इसलिए बच्चा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि हम बच्चा पैदा कर नहीं सकते या नेचर के साथ ताल्लुक है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। ये वो सारे इश्यूज हैं क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली बनाने की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन मसला ये है कि क्या एक जानवर रख लेने से वो तमाम इश्यूज जिसको वो क्लेम करते हुए एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते थे, क्या वो जानवर रखने से वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड नहीं उठा रहे? हमें लगता है वो जानवर रखने से भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। अगर रिसोर्सेज वाली बात है, क्या एक डॉग को या बिल्ली को रखने से क्या आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे? हमें लगता है वो आपके रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कैसे? एक जानवर की फीड आपके स्टोर से, आपके अगर आप बाहर से लेने जाए, हमें लगता है वो ज्यादा महंगी मिलती है एज कम्पेयर टू एक ह्यूमन फीड या एक इंसानी खाना। क्यों? इंसानी खाना जब एक ज्यादा वाफिर मिकदार में बनता है तो उसकी प्राइस किस तरीके से कम होती है और एक इंसान को पालना आसान हो जाता है। लेकिन जानवर का खाना अफोर्ड करना हमें लगता है यहाँ पे ज्यादा मुश्किल है। दूसरी जी, वो ताल्लुक नहीं बनाना चाहते एक बच्चे के साथ, बच्चा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें लगता है एक जानवर रख के वो फिर एक न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ एक एहसास वाला ताल्लुक भी बना रहे हैं, दूसरा वो उसकी जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं, तीसरा उन्होंने उसको वक्त भी देना है। कि वो तमाम चीजें जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली ना बनाने की वजह, एक न्यूक्लियर फैमिली को जो लोग पसंद नहीं करते, चाहे वो LGBT हो चाहे कोई हो, हमें लगता है जानवर रखने में आप फिर भी न्यूक्लियर फैमिली बना रहे होते हैं। ये किस तरीके से मुकदमा रेलिवेंट था इस ऐवान में, हम इस समझने से कातिर है। अब आज हम इस मुकदमा क्यों जीतते हैं, और इनका एक आर्गुमेंट था जिसको मैं कैटर कर चुका हूँ कि जी एक्टिविज्म पैदा होती है। अब क्योंकि एक्टिविज्म तभी पैदा होती है जब एक शख्स उन जानवरों के साथ रहा होता है। हमने अपने उस पॉलिसी वाले मुकदमे में आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप एक्टिविज्म करना चाहते हैं तो आपको एक्टिविज्म की एक लीगल स्पेस मिल रही होती है, आप एक्टिविज्म करके अपनी बातें मनवा सकें। इस सारे मुकदमे में आप अपनी एक्टिविज्म को लीगल चैनल कहाँ पे दे रहे हैं, हम ये समझ नहीं आ रहा था। हमें लगता है हमारे मुकदमे में आप एक अपनी एक्टिविज्म को एक लीगल चैनल देते हुए इस मुकदमे को इस तरीके से बेहतर तरीके से हल कर रहे हैं। अब हमारा मुकदमा क्या था और आज की हम ये बहस क्यों जीतते हैं? हमें लगता है कि किस तरीके से हमारा एक पूरा मुकदमा था कि आपने सरमाया दराना निजाम के वक्त में आपके पास वक्त की कमी है। वक्त की कमी होने की वजह से आप चीजों को क्या कहते हैं साथ इंगेज नहीं कर पाते हैं, चीजों को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्यों? आप अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में भेजते हैं, जी हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है अपने वालिदैन को देने के लिए। हम अपने वो जो कि इनका न्यूक्लियर फैमिली वाला आर्गुमेंट भी था। हमें लगता है कि आज हमारे मुकदमे में किस तरीके से जानवरों के ऊपर पाबंदी लगाना ज्यादा अहम है। एक सरमाया दराना निजाम में मैं बतौर तलहा सिमाब अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस भेज देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि मैं 2-2 नौकरियां करता हूँ। तो अब मेरे लिए क्या जरूरी है, अगर मेरे पास वक्त है भी देने के लिए, क्या मैं जानवरों को घर में रखूं या जानवरों की मिल्कियत ओन करूं, या अपने मैं वालिदैन को घर पहले लेके आऊं जिनकी मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें लगता है जब आप वालिदैन को घर ले आना, हमारे सामने ज्यादा बेहतर अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू जानवरों को घर रखना। क्यों? क्योंकि जानवरों को अगर आप मोहब्बत पूरी करना चाह रहे हैं, आप सेंटर में जाके भी कर सकती हैं। क्या वालिदैन की जो जिम्मेदारी थी आप उससे नहीं शाये अवे हो रहे? हमें लगता है इस मुकदमे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब किस तरीके से आज इस मुकदमे में हम रेलिवेंट कैसे हैं क्लोजिंग ओपोजिशन से भी? क्लोजिंग ओपोजिशन ने जो 2 बातें की कि किस तरीके से वोटर बैंक आपका नहीं होता, हमने बता दिया वोटर बैंक नहीं होता, लेकिन किस तरीके से हमारी पॉलिसी में इन मसलों के बेहतर तरीके से हल है, हमारी इस तो हमने बेहतर तरीके से एंगेज किया, इसलिए हम इस बहस में रेलिवेंट है। और ओपनिंग में जितनी बहस हुई हमें लगता है उसको बेहतर तरीके से एनालाइज नहीं किया गया, उसको बहस के साथ बेहतर ताल्लुक नहीं बनाया गया, बस एक यक तरफा या मतलब एक वन लाइनर पेश करके उन्होंने बहस का आगाज किया और एक बहस का इख्तिताम किया। हम आपसे इल्तिमास करेंगे आप बहस का फैसला इख्तितामी हिस्बे मुआफ़क़त को दें। शुक्रिया। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा वक्ता का उनके भाषण के लिए, और आखिरी वक्ता को मैं निमंत्रण देता हूँ कि वो आके अपनी तकरीर पेश करें। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे बस 10 सेकंड चाहिए, बस मैंने कागज़ थोड़े से अरेंज करने हैं। ठीक है। मोहतरम मुंसफीन और निर्गेट, मुझे वर्ड नहीं आता, सॉरी, मुंसफीन की इजाज़त से। हाँ जी, हाँ जी। आज CEO पे सबसे बड़े इल्ज़ामात क्या लगाए गए? पहले मैं उनकी बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के आज
सीजी की सारी जो बातें हैं वो ना सिर्फ वन लाइनर्स हैं, बल्कि वो लैक ऑफ एंगेजमेंट की वजह से एक बबल में एग्जिस्ट करते हैं। और इन सब बातों के एंड में मैं बताऊंगा कि किस तरह सीओ अपनी ऑपोजिशन के ऊपर आपको एक बेहतर एक्सटेंशन, एक बेहतर एनालिसिस प्रोवाइड करती है और किस तरह ओजी रेलेवेंट हो जाती है। ये 4 बातें आज मैं अपनी स्पीच में, तकरीर में आज मैं वाजे करता चलूंगा। चलते हैं पहले सीजी के ऊपर, सीओ के ऊपर इल्जाम क्या लगाए कि एक कि हमने इनकी पॉलिसी से एंगेज नहीं किया, हरगिज झूठा है। हमने अपने पॉजिटिव केस के अंदर सीधा आपको बताया कि किस तरह जो इनकी पॉलिसी है, जो कि पेट सेंटर पॉलिसी है, जो कि प्राइवेटली ओन्ड इंडिविजुअल की बातें कर रहे हैं, वो किस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी। हमने हरगिज, जिसको ये कह के ये लोग रद्द कर देते हैं कि आप रियासत की ताकत पे इल्जाम उठा रहे हैं, आप रियासत की ताकत पे सवाल उठा रहे हैं, हम हरगिज रियासत की ताकत पे सवाल नहीं उठा रहे, हम रियासत की नीयत पे सवाल उठाना चाह रहे हैं कि क्या रियासत ऐसी चीजों को केटर करेगी जिनसे उनको फ्यूचर में मुनाफा नहीं होगा। बिकॉज इनके अल्फाजों के अंदर ही हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे लोग अपने आप को दूसरों से बरतरी देते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे मुआशरे के अंदर जहाँ पे रियासत के पास कोई इंसेंटिव नहीं है इन जानवरों को केटर करने के लिए, इन जानवरों की भलाई के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, इन जानवरों के लिए पेट सेंटर्स खोलने के लिए, जो हुकूमत ओन करे, क्योंकि इनकी पॉलिसी एक्सक्लूसिवली ये कहती है कि प्राइवेटली ओन्ड नहीं होनी चाहिए ये चीजें, ये हुकूमत मैनेज करेगी, जहाँ पे मिनिमम वेज का चक्कर चलेगा। ये सारी की सारे जो मसले जो ये गवर्नमेंट ने अपने केस के अंदर, मसले आपको नहीं पता है, बस एक वन लाइनर बड़ी बड़ी ऊपर से सरफेसियल बातें करके चले गए कि हमारी पॉलिसी देखें, आपको एक जू की एक सूरत में आपको इन एनिमल्स को पेट करने के लिए हफ्ते में एक दफा या जितनी मर्जी दफा आप जाकर पे कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली एनएम ने एंगेज किया था कि अगर आपके पास वो इमोशनल एंगेजमेंट रोज एक पेट के साथ रहने से नहीं आएगी तो आप उस पेट के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाओगे, जिससे फिर हमारी एक्सटेंशन निकलती है एक्टिविज्म वाली की, जिसको उन्होंने वन लाइनर कहकर रद्द कर दिया। मैं उसके ऊपर भी दोबारा से उसको रीस्टैब्लिश करता हूँ। दूसरा पे इल्जाम क्या लगाया कि यार अगर आप पेटिंग के ऊपर करते ना तो आपकी बातें ना दो तरफा तलवार की तरह है, कि आप उन लोगों को भी मौका दे रहे हो जो पेट से मोहब्बत करते हैं। हाँ, इस बात से लोग कंसीड करते हैं कि हाँ, हम ऐसे लोगों पे यकीन रखते हैं जो पेट को रिस्पॉन्सिबली रखेंगे, चले वो लोग तो आपकी बातें साइड पे होगी। उन लोगों का क्या जो पेट को अडॉप्ट ही करेंगे सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। हम कहते हैं कि ऐसे मामले के अंदर आपको लीगल चैनल एग्जिस्ट करते हैं, एक इस बात को रिपोर्ट करने के लिए, और दो अनम का पूरा एनालिसिस अडॉप्शन के ऊपर, जहां पे वो पता कर जाते हैं कौन इन लोगों को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और ऐसे लोग ही सिर्फ इनको अडॉप्ट करने की ताकत रखेंगे, कुव्वत रखेंगे आज के माशरे के अंदर, जो इनको सही तरह से रिस्पॉन्सिबल, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, इनकी नरिशमेंट कर सकते हैं, इनका ख्याल रख सकते हैं। तो वो सारा का सारा इवन इफ केस जो ये हमारे पे डालना चाह रहे हैं आके अपनी विप स्पीच के अंदर, बाय द वे, हम समझते हैं वो एक ज्यादती और वो गलत बात करते हैं। तीसरा आके इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को बहुत गलत तरीके से कैरेक्टराइज किया। कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर 3 बड़े मसले होते हैं जो आज के मिलेनियल समझते हैं कि एक, रिसोर्सेज नहीं होती उनके पास, 2, वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, और 3, वो समझते हैं कि सब लोगों ने मर जाना है, जो कि इनकी तीसरी बड़ी पॉजिटिव आर्गुमेंट भी थी कि किस तरह एक मॉरल ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है। तो हम ये समझते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी शर्क वे करने के लिए कि वो फ्यूचर में आपको लॉस देगी, आप अपने प्रेजेंट के सारे फायदे जो हैं वो आप फॉरगो करने के लिए तैयार होगी, ये इनके आर्गुमेंट का प्रेमिस बनता है। इसका मतलब है कि दुनिया तो फानी है, हम सब ने कभी ना कभी तो मर ही जाना है, तो दोस्तियों का क्या फायदा, शादी करके क्या बिगाड़ लेना है, आपने बच्चे पैदा करके क्या कर लेना है, सब ने मर ही जाना है। ये सारे स्यापों से आप दूर रहो, आप अकेले ही जिंदगी गुजारो, आप किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना बनाओ, आप कोई चीज ओन ना करो, आप किसी चीज के अंदर कोई चीज ना इमोशनली इन्वेस्ट करो ना फाइनेंशियली इन्वेस्ट करो, क्योंकि सब चीजों ने कभी ना कभी खत्म तो हो ही जाना है। और क्योंकि सब चीजों ने खत्म हो ही जाना है, तो अपने आप को उस दर्द से जो आज आपको आज के 10 साल या 12 साल बाद मिलेगी या 60 साल बाद मिलेगी, आप अपने आप को उस दर्द से आज ही बचा लो यार, आप इस मसले में पड़ो ही ना। ये इनका पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन। और ये कितनी अबसर्ड बात है कि आप फ्यूचर के गोल्स को करंट टेंजिबल हार्म्स के साथ कोइंसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हम समझते हैं कि बहुत गलत बात है और एक बहुत बड़ी क्रिमिनल हरकत है हमारे सीजी के ऊपर। तीसरी बात इन्होंने हमसे कहा कि जो रिसोर्सेज का मसला, ये इनकी न्यूक्लियर फैमिली की कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी हूं अभी, कि जो रिसोर्सेज होती है ना यार, वो जानवर का खाना बहुत महंगा होता है, हमें नहीं पता कौन सा जानवर का आप खाना खरीदे, कौन से 5 स्टार आप करवा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये रिसोर्सेज आज आपको हर दुकान से मिल जाती होती हैं और ये बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, पेट के टॉयज, पेट की रिसोर्सेज, ये सारी बातें। इसके अलावा एक चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिस तरह ये लोग कंपेयर करें वो गलत है। हमारी कंपैरिजन क्या थी कि जो इमोशनल अटैचमेंट आपकी एक चाइल्ड के साथ होती है, आप वैसी ही इमोशनल अटैचमेंट, जो कि अनम का एक और केस है जिसे इन्होंने बिल्कुल इंगेज नहीं किया, वैसी इमोशनल अटैचमेंट आप एनिमल्स के साथ भी अटैच करते हो, जिसकी वजह से आपकी एम्पैथी इंक्रीज करती है और आप उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हो। और जहां तक इनका आर्गुमेंट रहता है रिसोर्सेज का, हम समझते हैं कि एक इनकी रिसोर्सेज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाती है, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जाती है, वो एक बच्चे के बरक्स बहुत बहुत कम होती है। तो हम समझते हैं फैंसी तो आपकी रिसोर्सेज जो है वो कम इस्तेमाल हो रही है एक पेट की सूरत के अंदर। लेकिन इस बात को इन्होंने किस तरह मिसकंस्ट्रूड किया कि देखें वो तो न्यूक्लियर फैमिली बनाना चाहते ही नहीं है, तो हम किस तरह समझ लें कि वो आज पेट्स लेने के लिए काबिल हो गए जब वो बच्चे ही नहीं चाहते। हम समझते हैं कि ये बहुत वियर्ड सी एक इन्होंने बाइनरी ड्रॉ करने की कोशिश की जहां पे ये लोग हार जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये यहाँ पे बात की कि किस तरह एक कैपिटलिस्टिक माशरा एग्जिस्ट करता है। हम समझते हैं ऐसे बड़े बड़े बज़वर्ड्स इस्तेमाल करके कैपिटलिज्म और किस तरह एक सोसाइटी के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमारा केस का जो ध्यान है ना ये लोग शिफ्ट करते हैं। किस तरह
हर मुआशरे के अंदर ये कैपिटलिज्म एक एग्जिस्ट करता है। चलिए इस बात को अगर हम इनके बेस्ट केस पे लेके चलते हैं तो हम समझते हैं कैपिटलिज्म तो आपको बाकी चीजों के लिए भी वक्त नहीं देता, जिस तरह सिनेमाज होते हैं, जिस तरह बाकी एंटरटेनमेंट की सोर्सेज होती हैं, जिस तरह मूवीज होती हैं, जिस तरह वेकेशंस होती हैं, जिस तरह रिलेटिव के साथ हैंग आउट वगैरह होता है, आपकी हॉलीडेज होती हैं। हम समझते हैं सिंस कैपिटलिज्म आपको बाकी चीजों का टाइम दे तो आप उन सब चीजों को भी इस दुनिया से निकाल दें। आप दुनिया में सिर्फ 9 to 5 टू जॉब्स रख लें और फिर आगे 5 से लेकर सुबह 4 बजे तक एक और जॉब रख लें, और कैपिटलिज्म के मॉडल को आप एक्सक्लूसिवली एक बबल में चला के ना सिर्फ उसी मॉडल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करें। इस मॉडल के हिसाब से आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही वक्त होना चाहिए और किसी चीज के लिए वक्त नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं ये एक और बहुत बुरी कैरेक्टराइजेशन है कैपिटलिज्म की भी और इस मुआशरे की जो सीजीआई करके जाती है, जहां पे वो ये एट्रीब्यूट करती है कि कैपिटलिज्म आपसे सिर्फ पेट के मुतालिक टाइम ले लेती है। हम समझते हैं कि अगर हम इसी चीज को उनके चाइल्ड के मॉडल के अंदर लेकर आए तो आपके बच्चे भी इसी कैपिटलिस्टिक मुआशरे के अंदर होते हैं। क्या आप 9 to 5 जॉब के बाद घर आके अपने बच्चों को उस तरह केयर नहीं देते? हम समझते हैं आप देते हैं। यही तो हमारा मुद्दा है कि जो इमोशनल अटैचमेंट आप अपने बच्चों के साथ एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आप वही की वही अटैचमेंट आप इन एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात हमारे साथ जो एक इन्होंने जाती की वो ये थी कि हमें आके वन लाइनर्स का इल्जाम लगा दिया कि आपका सारा का सारा केस एक वन लाइनर था। हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दिया किस तरह हमारे मॉडल के अंदर एनिमल्स बेटर ऑफ तो है ही हैं, लेकिन आपके मॉडल में एक एक्सक्लूसिव हार्म एग्जिस्ट करता है इन एनिमल्स की किलिंग का, इन एनिमल्स की नॉन केयरिंग का, इन एनिमल्स की नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस और नॉन मेडिकल केयर का, जो हमारे मॉडल में एक्सक्लूसिवली केटर हो रहा है। बिकॉज ये फैमिली जो पेट्स को अडॉप्ट करती हैं ये इनके अंदर इन्वेस्ट करती है इनका ख्याल रखने के लिए, बिकॉज ये समझती हैं कि ये इनकी मॉरल और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आज आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हो जो कि मोर एम्पैथेटिकली स्ट्रांग होती है और इस एक्टिविज्म का प्रचार होता है, जहां पे ये एनिमल राइट एक्टिविस्ट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं। फिर कुछ छोटी मोटी बातें मैं ओजी की तरफ भी चलता जाता हूं, मैंने ओजी से बहुत एंगेज कर लिया। ओजी हमारे कंसेशंस कुछ इस तरह के हमें प्रोवाइड करती हैं कि वो ओजी 2 में आके की बात करते हैं कि वो एग्री करते हैं कि पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्योंकि वो पॉलिसीज नहीं है तो हम समझते हैं कि हमें पेट्स बैन कर देने चाहिए। तो ये इस बात से कंसीड करते हैं कि अगर पॉलिसीज हों और उन पॉलिसीज को हम इंप्लीमेंट कर दें तो फिर मसले सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम समझते हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी टेंशन थी और एक केस का कंसर्न था जहाँ पे वो हार जाते हैं। हमने ओ से बेहतर यहाँ पे किस तरह आपको लाकर दिखा कि हमने आपको वैलिड एक्सटेंशन गिनवाई और उनका प्रॉपर तज्जिया और एनालिसिस दिया किस तरह इस मुआशरे के अंदर ना सिर्फ जानवरों के लिए एक बेहतर मुआशरा बन सकेगा बिकॉज हम उनको बेटर एनवायरनमेंट दे रहे होंगे, बल्कि इसके साथ साथ एक इंसानी स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से उस इंसान के लिए वो इमोशनल अटैचमेंट जहाँ पे एलजीबीटीक्यू का, क्वेयर पर्सन का, ऐसे लोग जो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहना चाहते, जो इस हेटेरोनॉमिक सोसाइटी के अंदर नहीं रहना चाहते, इन सब टेंशन से फ्री होके एक और ह्यूमन स्टेक होल्डर का जो बेनिफिट हमने दिखाया इन तमाम चीजों से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल एंगेज नहीं किया, हम समझते हैं वाज़ेह तौर पे आज क्लोजिंग ऑपोजिशन ये मुकाबला जीत जाती है। शुक्रिया। मैं सभी स्पीकर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके भाषणों के लिए, और मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ये ब्रेकआउट रूम को थोड़ी देर के लिए लीव करें और जैसे हमारा डिसीजन फाइनल होगा